नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। यहां मैं हर बार आपके लिए एक नई सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर आता हूं। अगर आप भी क्राइम की रहस्यमयी दुनिया में रुचि रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की कहानी इतनी भयावह और सस्पेंस से भरी है कि इसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। ये हत्याकांड दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाता है। हैदराबाद की एक मासूम लेडी डॉक्टर के साथ चार दरिंदों ने न सिर्फ हैवानियत की बल्कि उसकी जिंदगी को क्रूरता से छीन लिया। लेकिन सवाल ये है कि उस रात हुआ क्या था, कौन थे वो शैतान और उनका अंजाम क्या हुआ। हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर करेगी ये कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हर पल नया रहस्य खुलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 27 नवंबर 2019 की सुबह हैदराबाद में सूरज की किरणों के साथ 27 साल की प्रियांशी रेड्डी अपने घर से निकली। वो एक पशु चिकित्सक थी, खूबसूरत, हंसमुख, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने परिवार की शान। सुबह 8 बजे वो अपनी लाल रंग की स्कूटी पर सवार हुई। साइबराबाद के शमशाबाद में अपने घर से निकलकर शमशाबाद टोल प्लाजा तक स्कूटी चलाना, वहां स्कूटी पार्क करके कैब से कुल्लूरू के पशु चिकित्सालय जाना। शाम को 5 बजे के बाद वो कैब से वापस टोल प्लाजा आती और स्कूटी लेकर घर लौटती। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शाम 5:30 बजे वो कोल्लूरू से कैब लेकर टोल प्लाजा पहुंची। रात 7:30 बजे जब वो अपनी स्कूटी लेने पार्किंग में गई तो अंधेरा गहरा हो चुका था। उसने देखा कि स्कूटी का पिछला पहिया पंचर था। चारों तरफ सन्नाटा, हाईवे की हल्की सी आवाज और ठंडी हवा। प्रियांशी घबरा गई, अब घर कैसे पहुंचेगी। उसने आसपास देखा, कोई दुकान नहीं, कोई मदद नहीं। तभी उसकी नज़र एक लोडेड ट्रक पर पड़ी जो पास ही खड़ा था। ट्रक के पास 4 अजनबी खड़े थे, 2 ड्राइवर और 2 क्लीनर। उनकी आंखें प्रियांशी को घूर रही थी। वो चारों थे मोहम्मद पाशा और आरिफ, जोलू नवीन, जोलू शिवा और चिंता कुत्ता चेन्ना केसवल्लू। ये महबूब नगर के नारायणपेट गांव के रहने वाले थे। पाशा 26 साल का शादीशुदा ड्राइवर था। नवीन और शिवा सगे भाई थे, 23 और 20 साल के, और चेन्ना भी 20 साल का क्लीनर था। चारों की नीयत पहले से ही खोट थी। प्रियांशी की धड़कनें तेज हुई। अकेली लड़की, सुनसान हाईवे, खतरे की आहट साफ। तभी वे चारों उसके पास आए। पाशा ने कहा, मैडम आप परेशान लग रही हैं, क्या मदद चाहिए। प्रियांशी डर गई, लेकिन हालात देखकर उसने हिम्मत जुटाई। मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, कोई दुकान नहीं दिख रही है। पाशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं एक पंक्चर वाले को जानता हूँ, हम ठीक करवा देंगे। उसकी बातों में इंसानियत का मुखौटा था, लेकिन क्या ये सच था या एक खतरनाक जाल। प्रियांशी ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। चारों ने स्कूटी का पहिया निकाला और ले गए। प्रियांशी अकेली इंतजार करने लगी। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन रुचिका को फोन मिलाया। रुचिका, मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, कुछ लोग मदद कर रहे हैं लेकिन मुझे डर लग रहा है। रुचिका ने कहा, दीदी डर लगे तो पुलिस को बुला लो या कैब ले लो, मेरे साथ बात करती रहो। दोनों के बीच 15 मिनट तक बात हुई। प्रियांशी ने कहा, ये लोग पहिया ले गए हैं, शायद जल्दी लौट आए। रात 9:20 पर उसने फोन काटा। थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, उसने कहा, लेकिन ये उसकी आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। रुचिका ने बार बार कॉल किया, 9:44 पे, 9:50 पर, 10 बजे, लेकिन हर बार स्विच ऑफ। रुचिका घबरा गई। उसने माता पिता को बताया। रात 10 बजे तक पूरा परिवार परेशान था। प्रियांशी के पिता PS रेड्डी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रुचिका और भाई समीर को लेकर टोल प्लाजा पहुंचे। वहां सिर्फ वो ट्रक था, न प्रियांशी न स्कूटी। क्या उसे कोई ले गया था? परिवार ने रात भर तलाश की। पहले साइबराबाद थाने गए, जहां पुलिस ने कहा, ये हमारा क्षेत्र का मामला नहीं है, शमशाबाद थाने जाओ।
शमशाबाद पहुंचे तो पुलिस ने रात 12 बजे गुमशुदगी दर्ज की। सिपाहियों के साथ सुबह 4 बजे तक खोजबीन चली, हाईवे, पार्किंग, आसपास के खेत, लेकिन कुछ नहीं मिला। परिवार थक गया। सुबह 7 बजे वे घर लौटे। पीएस रेड्डी बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे, आंखों में आंसू और मन में सवाल कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी 8 बजे शमशाबाद थाने से फोन आया। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर छत्तनपल्ली पुलिया के नीचे एक जली हुई लाश मिली है, शिनाख्त के लिए आए। रेड्डी का दिल धक से रह गया। रुचिका और समीर के साथ वो वहां पहुंचे। पुलिया के नीचे एक लाश थी, बुरी तरह जली हुई, कपड़े फटे, शरीर काला पड़ चुका था। रुचिका ने गले में लॉकेट देखा, चांदी का वो लॉकेट जिसमें पी लिखा था, जो प्रियांशी हमेशा पहनती थी। वो दहाड़ मार कर रो पड़ी। सच सामने था, प्रियांशी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसे किसने मारा और इतनी बेरहमी क्यों? पुलिस ने लाश देखी और तुरंत जांच शुरू की। 29 नवंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पहले बलात्कार, फिर गला घोंटकर हत्या और लाश को पेट्रोल से जलाया गया। शरीर पर चोटों के निशान, नाखूनों में मिट्टी और फेफड़ों में धुआं। सबूत चीख रहे थे। ये खबर फैली तो देश भर में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जस्टिस फॉर दिशा के नारे दिखे। निर्भया कांड की यादें ताजा हो गईं। हर कोई पूछ रहा था कौन थे वो दरिंदे। पुलिस पर दबाव बढ़ा। कमिश्नर वीसी सज्जनर ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 4 संदिग्ध दिखे, पासा, नवीन, शिवा और चन्ना। फुटेज में वे ट्रक के पास शराब पीते दिखे, प्रियांशी को घूरते और स्कूटी के पास मडराते नजर आए। क्या ये वही थे? पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया। 30 नवंबर को पासा को उसको घर से पकड़ा। सख्त पूछताछ में उसने सब उगल दिया। हमने स्कूटी पंचर की, मदद के बहाने उसे खेत में ले गए, बारी बारी बलात्कार किया। वो चीखी तो गला घोंट दिया, फिर लाश को ट्रक में डाला, पेट्रोल डाला और जला दिया। बाकी तीनों को भी गिरफ्तार किया गया। चारों ने जुर्म कबूल किया, लेकिन अभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। दरअसल ये सब पहले से प्लान था। पासा कई दिनों से प्रियांशी को देख रहा था। वो रोज टोल प्लाजा पर ट्रक रोकता, चाय पीता और उसकी स्कूटी पर नजर रखता। 24 नवंबर को उसने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया। 27 नवंबर को मौका मिला। पहले स्कूटी पंचर की, फिर मदद का नाटक किया। जब प्रियांशी बहन से बात कर रही थी, पासा ने उसका फोन छीना, स्विच ऑफ किया और उसे खेत में घसीटा। चारों ने बारी बारी अपनी हवस मिटाई। प्रियांशी चीखी, रोई, लेकिन वो रुके नहीं। आखिर में पासा ने उसका गला दबाया। रात 2 बजे वो लाश को ट्रक में ले गए, छत्तनपल्ली पहुंचे और आग लगा दी। सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पेट्रोल पंप की रसीद ने उन्हें पकड़वा दिया। गिरफ्तारी के बाद लोग गुस्से में थे। 5 दिसंबर को पुलिस चारों को क्राइम सीन पर ले गई। सुबह 6:30 बजे अंधेरे में चारों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, हथियार छीनने की कोशिश की और भागने लगे। क्या वो बच पाएंगे? पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। चारों ढेर हो गए। सुबह होते होते मामला खत्म। कुछ ने इसे त्वरित न्याय कहा, कुछ ने सवाल उठाए, क्या ये सही था? सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई। रिपोर्ट में कहा गया 3 नाबालिग थे और पुलिस ने जानबूझकर गोली मारी। लेकिन सवाल वही, क्या प्रियांशी को इंसाफ मिला? इस कहानी से सीख मिलती है कि अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। सुनसान जगहों पर सतर्क रहें। अजनबियों पर भरोसा सोच समझ कर करें। आपात स्थिति में पुलिस को या परिवार को तुरंत बुलाएं। मोबाइल में लोकेशन शेयर करें। सावधानी ही जीवन की रक्षा करती है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी से कुछ सबक मिला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लिख सकें और अपने आप को सुरक्षित और सतर्क रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।